नमस्कार। सभी श्रोताओं का आज की इस वीडियो में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लोक साहित्य के विभिन्न रूपों के बारे में। पीछे हम बात कर चुके हैं लोक साहित्य की जो प्रमुख विधा है लोकगीत। लोकगीत क्या होता है, लोकगीतों के क्या प्रकार हैं, लोकगीतों की कैसे उत्पत्ति हुई है, ये सब बातें हम विगत दिनों में जो वीडियो पोस्ट की गई थी उसमें बात ये कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं लोक साहित्य का जो अगला जो प्रकार है, जो लोक साहित्य की अगली विधा है वो है लोक नाटक। लोकगीत की भांति ही लोक नाटक भी लोक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है और हम यूं कहें कि सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित विधा लोकगीत के बाद अगर कोई है तो वो लोक नाटक है। लोक नाटक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोक नाटक होता क्या है, जिसका अर्थ है लोक नाटक का वो आपको पता होना चाहिए। जो लोक नाटक है वो दो शब्दों के मेल से बनता है, लोक जमा नाटक। लोक का अर्थ आपको पता है जनसाधारण, और नाटक जो शब्द है आप जो शिष्ट साहित्य के अंतर्गत भी नाटकों को पढ़ते हैं। जो नाटक शब्द है इसकी उत्पत्ति नट शब्द से हुई है, जिसका जो मूल है वो नट शब्द है। नट का आपने देखे होंगे, जो नट है वो नाटक खेलते थे। जो नाटकों में जो खेलने वाले पात्र होते थे उन्हें नट कहा जाता था। नट और नटी जो उसके प्रमुख पात्र रहते थे, तो उसी नट से नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरे शब्दों में हम कहें जो नाटक होता है, अगर इसको थोड़ा सा हम परिभाषित करें, अगर इसकी एक परिभाषा बांधे तो नाटक वो होता है कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा कथानक जिसे हम अभिनय, संवाद, संगीत और नृत्य के द्वारा किसी मंच पर प्रस्तुत करते हैं। मैंने कहा कोई ऐसी कथा या कथानक जिसे संवाद, अभिनय, नृत्य और संगीत के माध्यम से किसी मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, उसे नाटक कहा जाता है। ऐसा कथानक का मंच पर प्रस्तुतिकरण संवादों के जरिए, अभिनय के जरिए और नृत्य संगीत के जरिए किसी कथानक का मंच पर प्रस्तुतिकरण नाटक कहलाता है। अगर थोड़ा सा नाटकों के इतिहास के ऊपर जाएं तो जो हमारा जितना भी संस्कृत साहित्य है इसमें नाटकों की एक समृद्ध परंपरा रही है। सबसे पहले अगर बात करें जो नाटक विधा है, इसे एक विधा के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो आचार्य भरत मुनि को जाता है, जिन्होंने लगभग 3री शताब्दी के आसपास नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें नाट्य कला पर विस्तार से प्रकाश उन्होंने डाला है। तो जो भरत मुनि ने 3री शताब्दी में नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की, तो इससे स्पष्ट होता है कि 3री शताब्दी से भी पूर्व लगभग कई सौ साल पहले या कई वर्षों पहले से नाटक जो है वो नाटकों का अस्तित्व समाज में था, या नाटक समाज में खेले जा रहे थे किसी न किसी रूप में। उससे एक व्यवस्थित आधार, उस नाटक को एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित परिभाषा में बांधने का काम जो है वो भरत मुनि ने किया। उसके बाद जो एक संस्कृत के विद्वान है धनंजय, उन्होंने दश रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ है, इन्होंने नाट्य दर्पण जो है वो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें नाट्य कला पर विस्तार से इन विद्वानों ने जो है वो अपने विचार रखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो संस्कृत के नाटक है उसमें आप देखते हैं कालिदास है, महाकवि कालिदास जो एक नाटककार भी है संस्कृत के। इनका जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, या उसके बाद मेघदूत है, इस तरह की कई इनकी जो कृतियां हैं वो सामने आई। उसके बाद संस्कृत में ही शूद्रक एक नाटककार हुए, उनका मृच्छकटिकम नाटक इतना चर्चित रहा। उसके बाद जो है भास हुए, उसके बाद मुद्रा राक्षस हुए। संस्कृत में जो नाटककार हैं विशाख दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना संस्कृत में की। तो हम देखते हैं कि संस्कृत में जो नाटकों की एक समृद्ध परंपरा थी। हालांकि जो हिंदी भाषा है, हिंदी में जो नाटक है वो काफी काफी देरी से लिखे गए। आधुनिक काल के आसपास हम पीछे बात कर चुके हैं, भारतेंदु युग में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले हिंदी में नाटकों को लिखना शुरू किया, वो भी अनुवाद के जरिए हिंदी में नाटक विधा का विकास भारतेंदु ने किया। लेकिन उससे पहले संस्कृत में नाटकों की एक समृद्ध परंपरा मिलती है, ये हम बात कर चुके हैं। और जो नाटक संस्कृत में नाटकों की परंपरा है, जिसमें कालिदास है, भास है, शूद्रक है, विशाख दत्त है, इन सभी नाटककारों के नाटकों में कहीं ना कहीं लोक नाटकों के भी तत्व अनुस्यूत हैं।
लोक नाटकों के लिए जो परिभाषाएं है, जो वांछनीय तत्व है, जो एलिमेंट्स है, जैसे एक फोक जो हम बोल सकते हैं, प्ले इसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं नाटकों में इसके अंश हमें दिखते हैं। तो अगर हम बात करें कि लोक नाटकों की उत्पत्ति कहां से, ये तो हमने बात की नाटकों का क्या इतिहास रहा है थोड़ा सा, और नाटकों के ऊपर कौन कौन से जो समीक्षात्मक ग्रंथ विद्वानों ने लिखे। अब हम बात करते हैं जी कि जो लोक नाटक है इनका क्या इतिहास रहा है। तो जो लोक नाटक है, जैसे हम बात करें मध्यकाल की, मध्यकाल में जब जो देश है वो मुस्लिम आक्रांताओं ने देश पर कब्जा कर लिया था, तो उस समय जो है वो नाटक जो थे, जो नाटक का जो इतिहास है, नाटक की जो विधा है वो ज्यादा विकसित नहीं हो पाई, क्योंकि इस्लाम में नाटक, नृत्य, संगीत थोड़ा इसका जो है वो वर्जन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं नाटक की जो विधा है वो मध्यकाल में थोड़ा पिछड़ गई। ऐसे समय में जब मुस्लिम शासन था देश पे और नाटक जैसी विधाएं विकसित नहीं हो पा रही थी, ऐसे समय में जो है लोक नाटकों का जो विकास हुआ, जिसमें अगर हम बात करें जो महाप्रभु बल्लवाचार्य थे, जिन्होंने कृष्ण भक्ति जो प्रचार प्रसार किया भारत में, तो महाप्रभु बल्लवाचार्य जो सूरदास के गुरु भी हैं, हम बात आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास जब पढ़ रहे थे भक्ति काल में, तो जो महाप्रभु बल्लवाचार्य उन्होंने कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए कृष्ण लीलाओं का जो है वो कृष्ण लीलाओं का मंचन करना शुरू कर दिया, कृष्ण लीला की झांकियां निकालना शुरू कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो लोक नाटक का विकास होता है कृष्ण लीला के रूप में। जो और कृष्ण लीला एक रास लीला नामक लोक नाटक के रूप में हमारे समक्ष आता है। इसके साथ साथ हम बात करें अगर जो भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के साथ साथ जो राम भक्ति काव्य धारा चली हुई थी, जिसके जो प्रणेता थे, प्रणेता ही कहेंगे रामानंद, जिन्होंने जो है वो पूरे उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उसके साथ साथ जो तुलसीदास है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और उसके बाद जो तुलसीदास है उन्होंने सबसे पहले काशी में जो है वो रामलीला का जो मंचन है वो करना शुरू किया। यहीं से जो है वो लोक नाटकों का जो विकास होता है। तो रासलीला और रामलीला ये दोनों जो है वो मध्यकाल में जो है वो लोक नाटकों की एक सशक्त विधाओं के रूप में सामने हमारे आते हैं। उसके बाद कालांतर में धीरे धीरे लोक नाटकों का विकास होता गया, और वर्तमान में जो है वो कई प्रकार के लोक नाटक लोक में जो है वो उनका चलन है। अब बात करें थोड़ा सा जो लोक नाटक के जो प्रकार हैं उनकी बात करते हैं। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोक नाटकों की जो है वो यहाँ पे बहुत समृद्ध परंपरा है। हिमाचल में भी कई प्रकार के लोक नाटक खेले जाते हैं। अगर हम बात करें इनके वर्गीकरण की, तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरण लोक नाटकों के दिए हैं, लेकिन जो मुख्यतः लोक नाटक है वो 3 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 आपका नृत्य प्रधान, नंबर 2 संगीत प्रधान, नंबर 3 अभिनय प्रधान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नृत्य प्रधान लोक नाटक है, जिनमें नृत्य तत्व की प्रधानता है, जिसमें कथा को नृत्यों के अभिनय के साथ साथ नृत्य भी उसमें कथा के प्रस्तुतिकरण में किया जाता है, जिन नाटकों में उन्हें नृत्य प्रधान लोक नाटक कहते हैं। इसमें जो सबसे पहले आता है आपका ब्रज का रास। जैसे मैंने अभी भी बात की, जो रासलीला है, कृष्ण के चरित्र को लेकर ये रासलीला खेली जाती है ब्रज में आजकल भी। तो जो रासलीला नामक लोक नाटक है, इसमें जो है नृत्य की ज्यादा प्रधानता है। लोग जो है नाच कर कथा का प्रस्तुतिकरण ब्रज में करते हैं। तो ब्रज का रास हो गया। उसके साथ साथ जो बिहार है, वहां पे जो नृत्य प्रधान लोक नाटक है वो विदेशिया है। आपको छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि विदेशिया जो लोक नाटक है वो कहाँ का लोक नाटक है, तो ये बिहार का है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो आपका मिथिला है, ये भी बिहार में पड़ता है, मिथिलांचल। मिथिला का कीर्तनिया ये भी जो है वो नृत्य प्रधान लोक नाटक है, जो मिथिलांचल में प्रचलित है, वहां पर जो है खेला जाता है। उसके बाद जो दूसरा आता है हमारे पास, वो आता है संगीत प्रधान, जिसमें म्यूजिक की प्रधानता हो, जिसमें गीतों की प्रधानता हो, जिसमें संगीत तत्व ज्यादा हो। तो ऐसे लोक नाटकों में आपका राजस्थान का शेखावटी सबसे जो है वो बहुत चर्चित है, वहां का लोक नाटक बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान का शेखावटी, जिसमें संगीत तत्व की प्रधानता है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में तमाशा लोक नाटक, ये भी जो है वो संगीत गेयता इस लोक नाटक में ज्यादा रहती है, संगीत प्रधान है।
तो अगर तीसरा आता है हमारे पास अभिनय प्रधान, इसे स्वांग प्रधान भी कहा जाता है। स्वांग मतलब जिसमें अभिनय पक्ष की प्रधानता रहती है। तो जो स्वांग प्रधान लोक नाटक है उसमें आपके आते हैं गुजरात का भवई, बहुत प्रसिद्ध लोक नाटक है गुजरात का भवई, अभिनयता की दृष्टि से स्वांग प्रधान लोक नाटक है। उसके साथ साथ आपका आता है हिमाचल में जो है वो करियाला है, शटराला है, ये सारे लोक नाटक क्या है, अभिनय प्रधान है। उसके साथ साथ आपका अगर देखें उत्तर प्रदेश में नकल लोक नाटक है जो वहां पे खेला जाता है, अभिनय प्रधान है। तो ये हम बात कर रहे थे लोक नाटकों के वर्गीकरण की थोड़ी सी, जिसमें हमने बात की कि लोक नाटकों को विविध विद्वानों ने अलग अलग उसमें बांटा हुआ है, लेकिन जो मुख्य 3 तरह के हैं, संगीत नृत्य प्रधान, संगीत प्रधान और अभिनय प्रधान। और इसके अंतर्गत हमने जाना कि जो भारत में कुछ इन श्रेणियों में लोक नाटक आते हैं उन्हें किस प्रकार से हमने अलग अलग करके हमने इसका अध्ययन किया। अब हम जो हमारा अगला जो विषय है वो रहता है लोक नाटकों की विशेषताएं। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, जो लोक नाटक की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि यह सामूहिक प्रतिभा की उपज होती है। पहला जो पॉइंट है, पहले जो हेडिंग अगर देने आपने तो वो क्या है, जो लोक नाटक है वो सामूहिक प्रतिभा की उपज होती है। जैसे संपूर्ण जो लोक साहित्य है वो किसी व्यक्ति विशेष का या किसी कोई एक रचयिता उसका नहीं होता है, वो सामूहिक प्रतिभा की उपज होती है। तो लोक नाटक भी किसी एक व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, ये लोग की सामूहिक प्रतिभा, इसमें कई लोगों की प्रतिभा जो है अनुस्यूत रहती है और जिससे इसको जो है वो नाटक के रूप में यह हमारे समक्ष आता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो इसका रंगमंच है वो शिष्ट नाटकों की तरह कोई स्टेज नहीं होगा निर्धारित, वो एक खुला मंच होगा। खुले आकाश के नीचे लोक नाटक खेले जाते हैं, खुले मंच के नीचे खेले जाते हैं। रंगमंच की कोई बाध्यता नहीं है, कहीं मंदिर के आंगन में, कहीं किसी घर के चबूतरे पे, कहीं किसी गांव की चौपाल पर, कहीं किसी खुले स्थान पर, कहीं भी लोक नाटक जो है वो खेले जाते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है लोक नाटक की विशेषताओं की अगर बात करें, जो लोक नाटक है इसमें जो है वो संवाद जो है वो बने बनाए नहीं होते हैं, लिखित संवादों का अभाव रहता है। जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है, जो पात्र, वो अपने मन में जो भी उसके आएगा उसी को डायलॉग मान के वो बोल सकता है। मतलब जो है वो पूर्व निर्धारित संवाद नहीं होते हैं। जैसे जो शिष्ट नाटक है उसमें जो नाटक है के जो संवाद है वो अभिनेताओं को पहले ही कंठस्थ करवा दी जाते हैं और उन्हीं संवादों को वो है प्रस्तुतिकरण नाटक खेलते हुए वो करते हैं। लेकिन लोक नाटकों में ऐसा नहीं है, अभिनेता जो है वो स्वच्छंदता से कोई भी संवाद कथा से मिलता जुलता बोल सकता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जो लोक नाटक है उसमें विदूषक की भी भूमिका रहती है। विदूषक नाटक में ऐसा पात्र होता है, शिष्ट नाटकों में भी होता है, जो नाटक में हास्य का सृजन करता है। तो जो लोक नाटक है उसमें भी एक ऐसा पात्र होता है जो हंसी मजाक, हंसी ठिठोली नाटक में करता है ताकि लोगों का मनोरंजन होता रहे। और साथ साथ जो विदूषक है वो कई बार मार्मिक प्रसंगों को भी जो है वो अभिव्यक्त नाटक में करता है। कोई दुख के, कोई मार्मिक, कोई ऐसे कोई अगर प्रसंग है लोक नाटक में तो उनको भी विदूषक जो है उसका प्रस्तुतिकरण करता है। अगला है जो लोक नाटक है, इसके जो अभिनेता है, जो इसके पात्र है, वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं। जैसे जो शिष्ट नाटक है उसके जो अभिनेता है, जो पात्र है उसको खेलने वाले, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। लेकिन लोक नाटक के जो पात्र है वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं। लोक का कोई भी व्यक्ति उसमें जो है वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है और नाटक आपका खेल सकता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि जो लोक नाटक है उसमें लोक विश्वास, लोक मान्यताएं, लोक परंपराएं जो है वो आपको उसमें उद्भासित होती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं। अगला जो पॉइंट है लोक नाटक की अगर विशेषताओं की बात करें तो वो ये है कि लोक नाटक का जो कथानक है वो पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक हो सकता है। जैसे मैंने बात की रासलीला और रामलीला की, तो इन दोनों लोक नाटकों की जो कथानक है, जो कथा है वो पौराणिक है। एक में जो कृष्ण कथा चलती है, एक में भगवान राम की कथा जो है वो उसका प्रस्तुतिकरण नाटक के रूप में किया जाता है। तो ये थी कुछ एक नाटकों की, लोक नाटकों की विशेषताएं जो हमने पढ़ी। तो आज का जो हमारा विषय था वो था लोक नाटक, जिसके अंतर्गत हमने लोक नाटक का अर्थ, उसका लोक नाटकों का जो इतिहास है, जो उसकी उत्पत्ति है लोक नाटकों की, लोक नाटक और उनका जो स्रोत है, कहीं ना कहीं मैंने बोला संस्कृत साहित्य में जो लोक नाटक साहित्य है वो है। और उसके साथ हमने पढ़ा कि लोक नाटकों में किन किन विद्वानों ने जो है वो
जो है वो लोग नाट्य कला पे अपने समीक्षात्मक ग्रंथ रचे हैं, जिसमें हमने भरत मुनि, विश्वनाथ और धनंजय आदि विद्वानों की चर्चा की। उसके बाद हमने पढ़ा लोक नाटकों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पढ़ा कि 3 तरह का वर्गीकरण 3 तरह से किया जाता है, संगीत प्रधान, नृत्य प्रधान और अभिनय प्रधान। उसके बाद हमने जाना कि लोक नाटकों की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, वो हमने आज की इस वीडियो में जो है वो जाना। उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो समझ आ गई होगी। किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लोक साहित्य की जो अगली विधा है, लोक कथा या लोक गाथा, उसकी हम चर्चा अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।